नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, वित्तीय वर्ष 2022-23 अर्थात असेसमेंट ईयर 2023-24 हेतु सैलरीड पर्सन्स के लिए ITR 1 को फाइल करने का ऑनलाइन विकल्प खुल चुका है। तो जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट में लॉगिन का प्रोसेस पूरा करके प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ITR 1 को ऑनलाइन फाइल करने का विकल्प खुल चुका है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताएंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो सैलरीड पर्सन हैं वो अपने ITR 1 को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि कोई साथी पहली बार अपने ITR 1 को फाइल करना सीख रहे हैं या फिर वे पहले किसी अन्य साथी से अपना ITR 1 फाइल करवाते थे लेकिन इस बार वे स्वयं अपना ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको उनके पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो वे अपने पासवर्ड को किस प्रकार से रिकवर कर पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। लेकिन हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधे आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले आपको आपके पासवर्ड को रिकवर करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना होगा इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। जैसे आप सर्च करते हैं इसमें कई विकल्प आएंगे, तो सबसे पहला विकल्प जो होम पेज है उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं होम पेज खुल जाता है, राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, उसमें आप क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन में यूजर आईडी के रूप में अपना पैन नंबर एंटर करना होता है। उसके पश्चात आप यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर यह लॉगिन के लिए पूछता है और यहाँ पर आपका जो सिक्योर पासवर्ड बना रखा है उसको एंटर करने के लिए पूछता है। परंतु यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं अपना, तो सबसे नीचे आपको फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुल जाएगी यहाँ पर। तो इसमें आपको यहाँ पर अपना पहले यूजर आईडी के रूप में अपना पैन नंबर लिखना होगा और पैन नंबर टाइप करने के पश्चात आपको कंटिन्यू का बटन दबा देना है। तो यहाँ पर हम जैसे अपना पैन नंबर एंटर कर देते हैं। सिक्योरिटी रीज़न के कारण हम यहाँ पर आपको पैन नंबर शो नहीं कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू दबा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू दबाएंगे, यहाँ पर अब ये देखेंगे आपके पास 3 प्रकार के ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वह है OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप उसमें OTP मंगा के भी अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपलोड डिजिटल सिग्नेचर और तीसरा ऑप्शन है यूजिंग ई-फाइलिंग OTP। इन तीनों विकल्पों में जो सबसे पहला विकल्प है OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, वह सबसे बेस्ट है। तो आप इसको क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के पश्चात आपके पास 2 प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना होता है। जो पहला ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार और दूसरा है जनरेट OTP। तो आप जनरेट OTP में टिक मार के उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं यह आपसे पूछता है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। तो इस आयताकार बॉक्स में आपको टिक कर देना है और जनरेट आधार OTP कर देना है। तो जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP आ जाता है जिसको आपको यहाँ पर भरकर वेरीफाई करना होता है। तो जब आप वेरीफाई करते हैं तो अब आपके पास जो पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड लिखेंगे और उसको कन्फर्म करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने पासवर्ड का चयन करके इसको सबमिट कर दें। तो इस प्रकार से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। अब आप फिर से लॉगिन का ऑप्शन में जाते हैं। यूजर आईडी के रूप में आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। उसके पश्चात प्लीज़ कन्फर्म यूर सिक्योर मैसेज, इसमें आप आयताकार बॉक्स में टिक लगा देंगे और उसके पश्चात जो पासवर्ड का बॉक्स है उसमें आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे जो रिसेंटली आपने बनाया है या जो पासवर्ड आपको पहले से ही पता है। सबसे नीचे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो इस प्रकार से आप इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में लॉगिन हो जाते हैं। अपने ITR 1 को ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपके पास 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट अवश्य होने चाहिए। पहला आपका फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर आपको प्रदान करते हैं, दूसरा आपका फॉर्म 26 AS और तीसरा AIS। AIS पिछले वर्ष लॉन्च हुआ था परंतु कई साथियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के इस बार सख्त निर्देश हैं कि AIS में दर्शाई गई आपकी राशि की मैचिंग कराए बिना यदि आप अपना ITR फाइल करते हैं और उसमें मिसमैचिंग पाई जाती है तो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस थमा सकता है।
अभी हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने AIS के फॉर्म को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आप अपने फॉर्म 26AS को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। सबसे टॉप पे आपको कई प्रकार के टैब दिख रहे होंगे। तो डैशबोर्ड के ठीक बगल वाला टैब जिसमें ई फाइल लिखा हुआ है उसमें आपको क्लिक कर देना है और इसको क्लिक करने के पश्चात आपके पास कुछ विकल्प आएंगे। तो पहला विकल्प जो होगा इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें माउस के कर्सर को ले जाके क्लिक करना है तो आपके पास अन्य विकल्प भी खुल जाते हैं, जिसमें एक विकल्प आपको दिख जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। इसमें आपको क्लिक कर देना है और जो इसका डिस्क्लेमर है उसको आपको कंफर्म कर देना है। तो इसके पश्चात आपके पास नई विंडो खुल जाती है। यहाँ पर एग्रीमेंट में आपको एग्री कर देना है और इसको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसको आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के पश्चात ये आपसे करंट असेसमेंट ईयर पूछता है। तो इसमें आपको सेलेक्ट कर देना है करंट असेसमेंट ईयर 2023-24। जो भी करंट असेसमेंट ईयर होगा उसका आप चयन कर लेंगे। उसके पश्चात व्यू एज में आप HTML करके इसको व्यू कर देंगे। जैसे ही आप व्यू के बटन में क्लिक करते हैं तो यह आपकी पूरी डिटेल दिखा देता है कि आपका TDS कितना कटा है, आपको क्रॉस सैलरी कितनी मिली है इत्यादि। यदि आपको रिफंड की कोई राशि मिली है वह भी ये आपको शो कर देता है। अपने फॉर्म 26AS की डिटेल को सेव करने के पश्चात अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने AIS को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टैब दिख रहा होगा आपको चौथे नंबर का सर्विसेज, उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS दिख जाएगा। तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके पश्चात आपको AIS के पोर्टल में रिडायरेक्ट के लिए पूछा जाता है, तो उसको आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं आप AIS के पोर्टल में पहुंच जाते हैं। AIS के पोर्टल में पहुंचने के बाद सबसे ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा और AIS दिख रहा होगा, तो आप AIS में क्लिक कर देंगे। तो AIS में क्लिक करने के पश्चात आपके पास दो विकल्प आ जाएंगे। एक होगा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS और दूसरा होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। तो आपको AIS में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप AIS में क्लिक करते हैं आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट ए में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है और पार्ट बी में आपके 5 प्रकार की सूचनाएं दे रखी हैं। सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी बताई जाती है। दूसरे नंबर के SFT स्टेटमेंट में आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपको बैंक से सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है या फिर आपके जो फिक्स डिपॉजिट है उसके द्वारा आपको इंटरेस्ट मिला है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। यदि आपने म्यूचुअल फंड को खरीदा है तो उसकी भी डिटेल आ जाएगी। जो ब्याज की राशि आपको सेविंग अकाउंट से मिली है उसमें अधिकतम 10,000 रुपये तक की छूट का प्रावधान ITR को फाइल करते समय दिया गया है, परंतु FD RD की ब्याज की राशि में छूट का कोई प्रावधान ITR को फाइल करते समय नहीं दिया गया है। म्यूचुअल फंड के केस में यदि आपने म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स को खरीदा है और वह राशि आपकी AIS में शो हो रही है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस राशि को अपने ITR को फाइल करते समय दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आपने अपने म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स को रिडीम किया है यानी उनको बेचा है और आपको कैपिटल गेन प्राप्त हुआ है, कैपिटल गेन का मीनिंग यहाँ पर प्रॉफिट से होता है, तो आपको ITR 1 नहीं भरना है बल्कि आपको ITR 2 भरना होगा। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। AIS के पार्ट बी के 5 विकल्पों में जब आप अंतिम विकल्प अदर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड दिखाई दे जाएगी। हो सकता है यह अमाउंट आपके 26AS में जो आपकी ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड है उससे थोड़ी डिफर आए, परंतु आपको अपने फॉर्म 16 से इस राशि की मैचिंग करा लेनी है और ITR फाइल करते समय आपको यही राशि दर्शानी है। अपने फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS की डिटेल को सुरक्षित रखने के पश्चात अब आप अपना ITR 1 फाइल करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना ITR 1 किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं। जब आप डैशबोर्ड में आते हैं तो सबसे ऊपर आपको फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई दे जाता है यहाँ पर, तो आपको फाइल नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइल नाउ के ऑप्शन में क्लिक करते हैं आपसे असेसमेंट ईयर के बारे में पूछा जाता है कि आप किस असेसमेंट ईयर का ITR फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट के बटन में जाके क्लिक कर देना है और करंट असेसमेंट ईयर जो कि 2023-24 चल रहा है उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। तो उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो विकल्प होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन विकल्प, चूंकि हम ऑनलाइन ITR फाइल कर रहे हैं तो ऑनलाइन विकल्प सबसे बेहतर होगा। जो साथी इस असेसमेंट ईयर का पहली बार फाइलिंग का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन होगा, तो उसमें आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास 3 विकल्प आते हैं, इंडिविजुअल, HUF और अदर। परंतु यहाँ पर इंडिविजुअल बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेलेक्ट होता है, तो आप इंडिविजुअल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू करते हैं आपसे विकल्प मांगा जाता है कि आप किस प्रकार का ITR भरना चाहते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4।
तो आप ITR 1 का सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप सैलरीड पर्सन हैं, और उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 कर देंगे। तो जैसे आप प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे तो यहाँ पर ये लेट्स गेट स्टार्टेड होता है, परंतु यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं कि ITR को फाइल करने से पहले आप अपना फॉर्म 16 HRA में यदि आप छूट का दावा करते हैं तो उसकी रिसिप्ट, LIC जो भी यूलिप इत्यादि हैं उनकी आप रिसिप्ट पहले से ही तैयार रखें और उसके पश्चात ही आप अपनी फाइलिंग का प्रोसेस करें। तो यहाँ पर आप लेट्स गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है जिसमें यह लिखा हुआ है कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए तक की होती है। तो टैक्सेबल इनकम यदि आपकी इससे ज़्यादा है तो आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो आपको पहला विकल्प चुन लेना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं अब आपके पास ITR 1 को फाइल करने का पूरा फॉर्मेट आ जाता है। इसमें आप सबसे टॉप में देखेंगे इसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहले वैलिडेट रिटर्न, दूसरा कन्फर्म योर रिटर्न समरी और तीसरा वेरीफाई एंड सबमिट। अब जो पहला चरण है वैलिडेट रिटर्न, उसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा है टोटल डिडक्शन, चौथा है टैक्स पेड और पांचवा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ही विकल्प खुला है, तो इसमें आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देंगे। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के पश्चात आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल इत्यादि आप भली भांति प्रकार से चेक कर लें। यदि इसमें कोई फॉल्ट है या गलती है तो एडिट करके आप इसको दोबारा बदल सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें आपको कई विकल्प दिखाई दे जाएंगे, जिसमें पेंशनर के बारे में भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आप अपना चयन कर लें। तो हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का चयन कर लेते हैं क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब फाइलिंग सेक्शन में चूँकि हम ड्यू डेट से पहले इसको भर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 139(1) में सेलेक्ट आ जाता है। अब उसके बाद यह पूछा जाता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से भरना चाहते हैं अपना फाइलिंग या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम से। तो जिन साथियों की सेविंग्स ज़्यादा हैं और वे सेविंग में छूट लेना चाहते हैं तो वे ओल्ड टैक्स रिजीम से भरें, अन्यथा आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। परंतु चूंकि हम सेविंग की राशि में छूट लेना चाहते हैं तो हम न्यू टैक्स रिजीम की बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम को प्रीफरेंस देते हैं और हम यहाँ पर नो क्लिक कर देते हैं। सबसे अंत में आपसे जो बैंक अकाउंट है उसका वैलिडेशन के लिए पूछा जाता है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको आप यहाँ पर ऐड करके सेव कर लें और जिस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको वैलिडेट करवा लें। अब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको कंफर्म करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स था उसमें कंफर्म लिखा हुआ आ गया है और ग्रॉस टोटल इनकम का बॉक्स अब खुलने के लिए तैयार है। तो अब आप ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक कर देंगे। जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करते हैं ये सैलरी एग्जाम्पशंस के कुछ क्वेश्चन पूछता है, परंतु यह क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। तो जैसे हम इसको स्किप करते हैं अब यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी की डिटेल आ जाती है जो पहले से ही प्री फिल्ड भी हो सकती है और यहाँ पर 00 भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आप अपने फॉर्म 16 AISS की मैचिंग करवा लें। यदि ये डिटेल सही है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अन्यथा आप एडिट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक अलाउंसेस है हिल डेवलपमेंट अलाउंस, उसका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं हो रखा है। हिल डेवलपमेंट अलाउंस उत्तराखंड राज्य के समस्त कर्मचारियों को देय होता है, तो हम उसको यहाँ पर ऐड करने का प्रयास करते हैं। एडिट का बटन दबाने के पश्चात आपको आपकी ग्रॉस सैलरी की पूरी डिटेल दिख जाती है जिसको आप अपने AIS से और फॉर्म 16 से मैच करा लें, अन्यथा आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक विकल्प D में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप यदि किसी अन्य कंट्री में जॉब करते थे और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद आप इंडिया में सेटल्ड हो गए हैं, तो यहाँ पर कंट्रियाँ भी हैं, 3 स्पेसिफिक कंट्री दे रखी हैं, तो आपको यहाँ पर जिक्र करना होगा उसका, अन्यथा की स्थिति में आप इसको डिलीट कर दें। अब यहाँ पर आपके अलाउंसेस है, जो भी अलाउंसेस आपके लिए लागू होते हैं जिसमें आप छूट चाहते हैं उन अलाउंसेस को आप सेलेक्ट करके उसमें छूट की राशि दाईं तरफ दर्शा सकते हैं बॉक्स में, अन्यथा की स्थिति में आप इनको डिलीट करते जाएं। जैसे कि हम यहाँ पर इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि यह अलाउंस हमारे लिए लागू नहीं होता। इसी प्रकार ये अलाउंस जो सेक्शन 10(13)A ये हाउस रेंट का अलाउंस है, यदि यह लागू होता है, यदि आप इसकी छूट के दायरे में आते हैं तो उस छूट राशि को आप दाईं तरफ जो बॉक्स है उसमें लिख दें, अन्यथा इसको भी आप डिलीट कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐड अनदर का ऑप्शन आता है, इसमें आप क्लिक करेंगे और ऐड अनदर के ऑप्शन में सेलेक्ट करके सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एनी अदर का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हिल डेवलपमेंट अलाउंस लिख देना है टाइप करके
और उसके बाद इसकी जो महत्तम छूट की राशि है हिल डेवलपमेंट अलाउंस की, वो 3600 रुपये है, 3600 रुपया। उसको दाईं तरफ के आयताकार बॉक्स में हम टाइप कर देंगे 3600 रुपया। और अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेव करते हैं हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे पार्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपने होम लोन ले रखा है और उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आप ब्याज की राशि प्रतिवर्ष चुकाते हैं, तो उसको आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दर्शा सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड में जाना होगा और उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके पास विकल्प आ जाता है। तो इस विकल्प में आप देखेंगे कि जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो 3 प्रकार के ऑप्शन हमें दिखाई दे जाएंगे। एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा होता है लेट आउट और तीसरा होता है डीम्ड लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मीनिंग ये होता है कि यदि आपने होम लोन ले रखा है और उस मकान में आप स्वयं रहते हैं तो वह सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाता है। होम लोन लेने पर यदि आप उस मकान को किराए पे दे देते हैं, उस जो प्रॉपर्टी है, तो वह लेट आउट होती है। और यदि 2 या 2 से अधिक की प्रॉपर्टी है जिसमें आपने होम लोन ले रखा है और वह आपने किराए पे दे रखी है, तो वह डीम्ड लेट आउट कहलाती है। तो फिलहाल हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी का चयन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो ब्याज हमने चुकाया है 1 वर्ष में, उसमें जो मिलने वाली अधिकतम छूट की राशि है वह 2 लाख रुपए तक की होती है। यदि आपने 1,90,000 ब्याज की राशि चुकाई है तो आपको 1,90,000 की ही छूट मिलेगी। परंतु यदि आपने 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी ब्याज चुकाया है तो आपको जो छूट मिलेगी वह 2 लाख रुपये तक की ही मिलेगी। इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपये है। तो यदि आपने ब्याज की राशि 2 लाख से कम चुकाई है तो उस कम राशि को आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना होगा। अन्यथा यदि 2 लाख से ऊपर की राशि ब्याज के रूप में चुकाई है तो आपको मैक्सिमम लिमिट जो छूट की है 2 लाख रुपए लिख देनी होगी और उसके पश्चात इसको ऐड कर देना होगा। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने ऐड किया तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की छूट होम लोन में मिल गई है। ये -2 लाख रुपये आ गया है। अब जो इस फॉर्म का तीसरा पार्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसको आप AIS से पहले मैचिंग करवा लें कि जो आपको पिछले वर्ष का रिफंड मिला होगा इनकम टैक्स का, उसमें जो ब्याज की राशि मिली होगी वो यहाँ पर शो हो रही है। इसी प्रकार अगर आपके सेविंग अकाउंट में यदि आपको ब्याज मिला है तो ब्याज की राशि यहाँ पर शो हो रही है। तथा यदि आपको FD RD के रूप में कुछ ब्याज मिला है तो उसकी राशि भी यहाँ पर शो हो रही होगी। यदि कोई राशि ऐसी है जो आपके AIS में मेंशन हो गई है, शो हो गई है, परंतु यहाँ पर उसको शो नहीं दिखाया गया है, तो आप उसमें ऐड अनदर में जाके उसको जोड़ सकते हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि आप ऐड अनदर में जाके उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे आपको सिंपली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऐड अनदर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो इसमें पहले से ही ऑटोमेटिक फील्ड यस आ रखा है। यदि यह राशि यहाँ पर मेंशन नहीं की होती और आपके AIS में यह राशि शो हुई होती तो आपको यस लिख के उसमें जो राशि है उसको एंटर कर देना होगा। इसी प्रकार आपसे यह पूछा जाता है कि आपको जो ब्याज की राशि है FD के रूप में, RD के रूप में कुछ मिली है तो उसमें आप यस लिख के इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर FD की जो ब्याज की राशि है। इसी प्रकार आपसे यह भी पूछा जाता है डू यू हैव रिसीव इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया। जब आपको रिफंड मिला होगा इनकम टैक्स का तो उसमें जो आपको ब्याज समेत रिफंड मिलता है तो जो ब्याज की राशि है वह यहाँ पर मेंशन हो जाती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है फैमिली पेंशन का। तो फैमिली पेंशन का नियम यह है यदि किसी साथी को फैमिली पेंशन भी मिलती है और वह सैलरीड पर्सन भी है तो उसकी जो फैमिली पेंशन है उसका पूरे वर्ष भर में जितना भी उसकी फैमिली पेंशन का ग्रॉस बनता है उसका 1/3 भाग आप निकाल देंगे और उसकी तुलना करेंगे आप 15,000 रुपये से। तो जो भी कम राशि होगी 15,000 रुपया या फिर फैमिली पेंशन का 1/3 वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फैमिली पेंशन में मिलने वाली छूट की अधिकतम राशि 15,000 रुपये होती है जो सेक्शन 57 सेकंड ए के तहत आती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। माना किसी पेंशनर को 10,000 रुपये प्रति माह फैमिली पेंशन के रूप में मिलती है तो उसका 1 वर्ष का जो फैमिली पेंशन बनेगी वो 1,20,000 रुपये बनेगी। तो 1,20,000 रुपये का जब हम 1/3 निकालते हैं तो वह 40,000 रुपये आता है। तो यह 40,000 रुपये की राशि 15,000 रुपये से अधिक होती है तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है छूट की वो 15,000 रुपये ही है। तो यही कारण है कि यदि किसी साथी को जो वार्षिक फैमिली पेंशन बन रही है 1,20,000 तो उसका जब हम 1/3 निकालेंगे तो वह 40,000 आएगा और 40,000 की राशि 15,000 से अधिक होने पर इसको मैक्सिमम छूट की लिमिट जो है वो 15,000 रुपये मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि यदि 1,20,000 रुपये आपकी फैमिली पेंशन है और 15,000 आपको छूट मिल गई तो आपकी जो कर योग्य फैमिली पेंशन की राशि होगी वो 1,05,000 रुपये होगी।
इसी प्रकार आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे अन्य प्रश्नों को भी यस या नो में जवाब दें। यदि यह राशि आपकी AIS में शो हो रखी है तो आप यस में जवाब देकर उस राशि को भर दें, अन्यथा की स्थिति में आप नो भरें और उसके पश्चात आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो जो भी राशि आपने इस फॉर्म में यस करके भरी होगी वह राशि यहाँ पर शो हो जाती है। तो इस प्रकार आपकी ये पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ गई है। अब इसके बाद हम सबसे नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर लिखा होता है एग्जेम्प्ट इनकम। तो इसमें आप देखते हैं ऐड डिटेल, यदि इस दायरे में आप आ रहे हैं तो ऐड डिटेल कर दें। एग्जेम्पशन में यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम आती है तथा अन्य प्रकार की भी इनकम आती है। यदि आप इन इनकम के दायरे में आते हैं और एग्जेम्पशन चाहते हैं तो आप जिस भी एग्जेम्प्ट इनकम के दायरे में आते हैं उसको सेलेक्ट कर दें और उसके पश्चात आप यहाँ पर ऐड कर दें। चूँकि हम इस प्रकार की इनकम के दायरे में नहीं आते तो हम इसको सिंपली कैंसिल कर देते हैं और फिर से पहले पेज में पहुँच के इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कंफर्म करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म हो गई है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया है और ग्रॉस टोटल इनकम भी आपकी कंफर्म हो गई है। अब हम तीसरे बॉक्स में चले जाते हैं टोटल डिडक्शंस में। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर हमसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का हमें एक एक करके जवाब देना होता है यस या नो में। जैसे यहाँ पर पूछा गया है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, तो आपने इसको नो लिख दिया है। यदि आप इसके दायरे में आते हैं तो यस लिखेंगे और इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों के भी जवाब यस या नो में देते जाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन 80C के अंतर्गत जो आपकी सेविंग्स है उसकी राशि के बारे में पूछा जाता है कि टोटल सेविंग की आपकी राशि कितनी है। यहाँ पर प्री फिल्ड ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए आ रखा है, परंतु यदि आपकी राशि 2,30,000 भी सेविंग के रूप में है तो यहाँ पर आप 2,30,000 भी लिखेंगे, परंतु आपको छूट केवल 1.5 लाख की ही मिलेगी। इस सेविंग में आपको PPF, GPF, सुकन्या, ट्यूशन फीस, NSC, जो आपकी NPS की 10% की कंट्रीब्यूशन की राशि है उसमें 50,000 से अतिरिक्त जो राशि है उसको आप 1.5 लाख के दायरे में ला सकते हैं छूट के 80C के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है आपका 80CCD2। तो 80CCD2 के अंतर्गत जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14%, वह पूरा का पूरा छूट के दायरे में आएगा। पहले इसमें केवल 10% की ही छूट मिलती थी। तो यदि आपके फॉर्म 16 में 80CCD2 के अंतर्गत गवर्नमेंट के शेयर की राशि 14% की जगह 10% शो हो रही है तो आप इसको डिसएग्री करके जो एक्चुअल 14% की राशि है उसको लिख के आप छूट का लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के बारे में पूछा जाता है सेक्शन 80D। यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम आप अदा करते हैं तो इसमें आप यस लिख देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 80E। यदि आपने हायर एजुकेशन के लिए, स्वयं के लिए अथवा अपने बच्चों के लिए लोन ले रखा है और उसका जो ब्याज की राशि आप चुकाते हैं तो उसमें भी आप छूट का लाभ ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको यस लिखना होगा। और उसके बाद आता है 80TTA सेक्शन। तो 80TTA के अंतर्गत जो आपको सेविंग अकाउंट से ब्याज मिलता है उसमें अधिकतम आपको 10,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। हम यह मान के चलते हैं कि हम 80D के अंतर्गत आते हैं तो हमने यस लिख दिया है, और हायर एजुकेशन के लिए जो हमने लोन लिया है उसके अंतर्गत हम नहीं आते तो हमने इसको नो लिख दिया है। उसके बाद जो हमारा सेविंग अकाउंट जो उसमें हमें ब्याज मिला है उसके अंतर्गत हम आते हैं तो हमने इसको यस लिख दिया है, क्योंकि हमारा ब्याज की राशि शो हो गई है AIS में। इस फॉर्म के सबसे अंत में पूछा जाता है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो आप यस लिख देंगे। यदि आप NPS से आच्छादित कर्मचारी या शिक्षक हैं तो आप 80CCD1B में जो आपका 10% कंट्रीब्यूशन है उसमें आप 50,000 तक की छूट और ले सकते हैं 80CCD1B के तहत। तो आप यहाँ पर अपना शेयर जितना भी लिखेंगे लेकिन आपको छूट केवल 50,000 की मिलेगी और इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे आप इसको कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डिटेल आ जाती है। 80C के अंतर्गत आपकी 1.5 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पर दर्शाई गई है। जो 80D है जिसमें आपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और उसका प्रीमियम आप देते हैं तो उसकी भी राशि को आपको यहाँ पर एडिट करके जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है पहला प्रश्न, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। तो आप तो स्वाभाविक है कि सीनियर सिटीजन नहीं होंगे तो आप इसको नो लिख देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप जो आपने वार्षिक अंशदान दिया है हेल्थ प्रीमियम का उसको आप लिख देंगे 7,800 रुपये मान लिया हमने यहाँ पर वार्षिक अंशदान दिया है। और यदि आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया है तो उसमें भी आप 5,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते हैं। और जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है इसमें आप 25,000 रुपये तक की छूट का लाभ ले सकते हैं। इस फॉर्म के दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जाता है वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट इज़ ए सीनियर सिटीजन। तो यदि आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है और आपने उनके नाम का कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप यस लिखेंगे, अन्यथा आप नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स में टिक लगा के उसको सेव कर देंगे।
तो जैसे आप इसको सेव करते हैं यहाँ पर ये आपकी डिटेल फिर से आ जाएगी सामने। अब आपको इसमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर ATCCD2 के बारे में भी मेंशन हो गया है, ATCCD1B के बारे में भी मेंशन हो गया है। अब बात करते हैं हम ATTTA, जो कि आपको सेविंग अकाउंट में ब्याज की राशि मिली है, उसमें अधिकतम आपको 10,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपसे राशि पूछी जाती है कि आपको इंटरेस्ट की राशि कितनी मिली है, तो आप एक्चुअल राशि यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर हमें सेविंग अकाउंट से 22,589 रुपये प्राप्त हुए हैं ब्याज के रूप में। तो हमने यहाँ पर 22,589 रुपये भर दिया। अब हमें यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि छूट हमें 10,000 की मिल चुकी है। यहाँ पर 10,000 मेंशन हो गया है। अब आपको इसको ऐड कर देना है और ऐड करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो सेविंग अकाउंट से ब्याज की राशि मिली थी उसमें आपको ATTTA के अंतर्गत 10,000 की छूट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक डिटेल को ध्यानपूर्वक देखें तथा संतुष्ट होने के पश्चात आप इसको कंफर्म करें। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हैं आपका तीसरा स्टेप भी पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये भी कंफर्म्ड आ गया है, ग्रॉस टोटल इनकम ये भी कंफर्म्ड आ गया है, टैक्स डिडक्शन भी कंफर्म आ गया है और चौथा स्टेप जो है हमारा टैक्स पेड का वो खुल गया है। तो अब हम इसमें क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर जो हमने टैक्स पेड किया है, जो हमारे 26AS में भी शो हो रहा होगा, वह एक्चुअल में यही दर्शाया गया है या नहीं दर्शाया गया है। यदि यह डिफ़र आता है तो आप इसको संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पर शो डिटेल में जाके यहाँ पर आपको अपना DDO का टिक मार के एडिट करना है और उसके पश्चात जो आपका एक्चुअल में 26AS में जो TDS घटा है उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं और उसके पश्चात आप इसको सेव कर देंगे। परंतु 26AS में यदि यह सेम आ रहा है तो आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली कंफर्म कर देंगे। तो जैसे हमारे केस में यहाँ पर एक्चुअल दिखाई दे रहा है जो हमारा TDS कटा है, तो हमने इसको कंफर्म कर दिया। इस प्रकार से यह चौथा स्टेप भी हमारा पूरा हो गया। अब जो अंतिम स्टेप है टोटल टैक्स लाइबिलिटी का, अब इसमें हम क्लिक कर देते हैं और इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास जो टैक्स आ रहा है वह कितना है। ध्यानपूर्वक इसको चेक करेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं हमारी पूरी सैलरी की डिटेल यहाँ पर आ जाती है। एक एक करके हम इसको चेक करके नीचे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के पश्चात ये पांचों के पांचों स्टेप हमारे कंफर्म हो जाते हैं। देखेंगे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। उसके पश्चात हम यहाँ पर इसको प्रोसीड कर देंगे। तो अब हम इसको प्रोसीड करके देखते हैं कि आगे का स्टेप क्या होता है। कई बार आपके सामने यह भी समस्या आ जाती है कि आपने टोटल टैक्स जो पेड किया है वह कम पेड किया है और जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वह अधिक बन रही है। इस स्थिति में आपको चालान लगाने की नौबत आ सकती है। तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यह भी बता देते हैं कि आप ऑनलाइन ITR को फाइल करते ही अपना चालान किस प्रकार से लगाएंगे और उसके बाद उसकी फीडिंग भी किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हम जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इनका जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो अधिक बन रही है और इनके द्वारा जो एडवांस टैक्स चुकाया गया है वह कम चुकाया गया है। तो इन पे जो अमाउंट आ रहा है टैक्स का पेबल वो 4,740 रुपये आ रहा है। तो इसको करने के लिए हम पे नाउ यहीं से कर देंगे। ध्यान रहे कि ऑनलाइन ITR फाइल करते समय आपको पे लेटर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास फिर नोटिस आ जाएगा, क्योंकि आपका ITR प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही आप पे नाउ के बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी जो कि आपको रिडायरेक्ट करने के लिए बोलेगी ई-पे टैक्स सर्विस और पेमेंट ऑफ टैक्स में। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होंगे कि आपको BSR कोड, चालान की डेट और अमाउंट पेड जितना भी हुआ है उसकी राशि को मेंशन करके सुरक्षित रख देना है। तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक फील्ड आ जाएगा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आप चालान लगाना चाहते हैं और यह सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 होता है। तो इसका मेजर हेड भी होता है और माइनर हेड भी होता है। तो इसको आप देख लें और उसके पश्चात इसको कंटिन्यू कर दें। तो कंटिन्यू करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म ऑटोमेटिक फिल आएगा। इसमें आप देखेंगे कि चालान की राशि भी ऑटोमेटिक लिखी हुई आ गई है और सेस की राशि भी ऑटोमेटिक लिखी हुई आ गई है और इनका योग भी नीचे लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन हम आपको केवल यहाँ पर एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप ITR को ऑनलाइन फाइल करते समय ही अपना चालान लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल 1 रुपये का चालान लगा के बताते हैं, क्योंकि हम पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, हम केवल आपको एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पर पूरी डिटेल है, हमने यहाँ पर 1 रुपये का चालान लगाना है। तो इसमें हमें पे नाउ में क्लिक कर देना है। तो जैसे हम पे नाउ में क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर आता है जिसको हमें पुष्टि करनी होती है। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आ गई है, इसको हमें पढ़ लेना है और उसके बाद अंतिम जो चेक बॉक्स है उसमें टिक लगा देना है
और उसके पश्चात ब्लू कलर के आयताकार बॉक्स में जहाँ सबमिट टू बैंक लिखा हुआ है उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टू बैंक में क्लिक करते हैं तो यह आपको बैंक के पेमेंट गेटवे में ले जाता है। इस गेटवे में हम नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अदर बैंक का, यदि आपका अदर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने चयन किया था, लेकिन अदर बैंक का यदि नेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हैं इस ऑप्शन के माध्यम से, पेमेंट गेटवे के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर चार्ज देना होगा आपको 6 रुपये का। और यदि आप यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। ये सबसे सेफ तरीका है, आजकल प्रचलन में है यूपीआई। तो हमारा मानना यही है, या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप चालान लगाएं या यूपीआई के माध्यम से। यहाँ पर ये देखिए पूरी डिटेल आ गई है, आपका पैन नंबर भी आ गया है, चालान की राशि आ गई है, असेसमेंट ईयर आ गया है, मेजर हेड, माइनर हेड इत्यादि सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इसको आप पहले ध्यानपूर्वक एक बार देख लें। अब सबसे नीचे आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे प्लीज़ सेलेक्ट में, वीपीए और क्यूआर कोड। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद इसको कंफर्म करके देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने यहाँ पर क्यूआर कोड में सेलेक्ट किया, ये देखिए हमने क्यूआर कोड सेलेक्ट कर दिया है और इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो जैसे हम कंफर्म करते हैं यहाँ पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको स्कैन करके पेमेंट करना होता है। देखिए क्यूआर कोड जनरेट हो गया और यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखी है, 5 मिनट के अंदर इस ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट करें। तो इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है अपने फ़ोन के माध्यम से, चाहे आप गूगल पे के माध्यम से इसका पेमेंट करें या फ़ोन पे के माध्यम से या फिर पेटीएम के माध्यम से या किसी अन्य विकल्प के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, तो आप इसका पेमेंट कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको बैक नहीं जाना है। आप जब पेमेंट कर ले तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, होल्ड करना है यहीं पर, क्योंकि जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा उसके विदिन 10 सेकेंड के अंदर आपका स्टेटस आपको शो होने लगा। ये देखिए हमने 1 रुपये का चालान लगाया था तो ये स्टेटस आ गया, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। इसको आपको ओके कर देना है। लेकिन ध्यान रहे ओके करने के पश्चात अभी आपको बैक नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी आपका चालान जनरेट होगा और आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। तो आप बैक के बटन में बिल्कुल भी क्लिक ना करें। देखिए चालान की पूरी डिटेल आ गई है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन टॉप में आपको दिखाई देने लग गया है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो आपका ये चालान का प्रारूप आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर भी दिखाई दे जाएगा, नाम भी दिखाई दे जाएगा, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, ये सब दिखाई दे जाएंगे, अमाउंट दिखाई दे जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो बीएसआर कोड है इसका, दूसरा चालान नंबर है और तीसरा टेंडर डेट। ये आपको आवश्यक रूप से नोट कर देनी है या फिर इसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रखें अपने फ़ोन में या किसी डिवाइस में, ताकि आईटीआर को जब आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हों उससे पहले आप इन डिटेल्स को फीड कर पाएँ, तभी आप अपने आईटीआर को प्रोसेस करें। अक्सर ये होता है कि कई साथी पे नाउ जब आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करते हैं उसी समय पे कर देते हैं और डिटेल भी फीड करते हैं, वो तरीका ठीक है। लेकिन यदि आप पे लेटर का तरीका चुन के अपने आईटीआर को प्रोसेस करवा देते हैं और बाद में आप चालान लगाते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप चालान लगाएं तो आईटीआर को फाइल करने से पहले लगाएं, ना कि आईटीआर को फाइल करने के बाद में। अब जब आपका चालान लग जाता है तो इस चालान को आप सुरक्षित अपने पास रख दें। अब इसको आईटीआर को प्रोसेस करने से पहले आपको इसकी फीडिंग भी करनी होती है। इसमें बीएसआर कोड भी आपको फीड करना होता है, चालान नंबर भी फीड करना होता है, अमाउंट भी और डेट भी। आईटीआर को फाइल करते समय आप टैक्स पेड के ऑप्शन में चले जाएंगे और आप इसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, वेरीफाई योर टैक्सेस एंड डिटेल्स। तो इनमें 5 प्रकार की डिटेल्स हैं। तो सबसे नीचे वाली डिटेल एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में जाके आप शो डिटेल करेंगे और इसमें ऐड अनदर कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड अनदर करेंगे यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देखेंगे आपका जो संस्था होगी जहाँ से आपको सैलरी मिलती है उसका नाम आ जाएगा और उसके नीचे आपको ऐड एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो डिटेल भरी गई हैं, बीएसआर कोड हो गया, चालान की डेट हो गई, चालान नंबर हो गया, जो हमने अभी आपको पहले बताया कि इनको आप पहले से ही नोट डाउन करके रख दें, जो पीडीएफ में आपने अभी सेव की थी। और उसके बाद आप इसमें चालान का जो अमाउंट है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने बीएसआर कोड एंटर कर दिया है, चालान का सीरियल नंबर एंटर कर दिया है, डेट ऑफ डिपॉजिट एंटर कर दी है और उसके बाद यहाँ पर चालान का जो अमाउंट है वो एंटर करके हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं यह आपकी डिटेल में फीड हो जाएगा। चालान की डिटेल को ऑनलाइन फीड करने के पश्चात अब आप अपने आईटीआर को ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे हम इसको प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ जाता है, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 50,840 रुपीज़। तो इसको अगर आप कंफर्म हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इस पेज को और पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर इसको प्रीव्यू रिटर्न देख लेंगे अपना। तो जैसे आप इसको प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका नाम आ जाता है और आपकी डिटेल आ जाती है कुछ।
तो उसको आपको आयताकार बॉक्स में टिक मार के कन्फर्म करना होता है। अपने नाम के आगे के आयताकार बॉक्स में टिक लगाने के पश्चात स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी अभी तक इनकम टैक्स ITR में जो आपने फाइलिंग की है वो सब का सब यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप ध्यानपूर्वक देखें और उसके पश्चात प्रोसीड टू वैलिडेशन में चले जाएं। तो जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दबाते हैं यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाता है। नो एरर फॉर फाउंड भी लिखा हुआ आ रहा है। कई साथियों के यहाँ पर एरर भी आ जाते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर हमारा कोई एरर नहीं आया। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपसे ई-वेरीफाई नाउ के लिए भी बोला जाता है, ई-वेरीफाई लेटर के लिए भी बोला जाता है और वेरीफाई वाया ITR 5। तो जिन साथियों का मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक है तो उनके पास ई-वेरीफाई नाउ का भी ऑप्शन है और ई-वेरीफाई लेटर का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है ई-वेरीफाई नाउ का। तो आप ई-वेरीफाई नाउ में टिक करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करने के पश्चात आपसे पूछता है हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई। अब इसमें कई ऑप्शंस आते हैं, तो जो सबसे ऊपर ऑप्शन है आई वुड लाइक टू ई-वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, और दूसरा ऑप्शन इसमें थ्रू नेट बैंकिंग भी आता है, वह भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आप पहला ऑप्शन को चुनें और यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स और इसको आप जनरेट आधार OTP कर दें। तो जैसे आप जनरेट आधार OTP करते हैं आपके मोबाइल नंबर जो कि आधार से रजिस्टर्ड है उसमें 6 डिजिट का एक OTP आ जाएगा, जिसको आपको इन छोटे छोटे 6 बॉक्सेस में भरना होगा। उसके पश्चात आप इसको वैलिडेट कर देंगे। तो जैसे आप वैलिडेट करते हैं यहाँ पर कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न के लिए भी पूछा जाता है और इसमें लिखा जाता है प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल। अगर आपने इस बार इसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप अपनी डिटेल को कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिशन का बटन दबा देते हैं। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं आपका ITR सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है, जिसके कन्फर्मेशन का मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भी आ जाएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में इसकी रिसिप्ट भी आ जाएगी। यदि आप रिसिप्ट इस समय डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप बाद में गो टू डैशबोर्ड में जाके डाउनलोड रिसिप्ट में चले जाएं और यहाँ से आप अपने ITR जो आपने फाइल किया है रिसेंटली उसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने सैलरीड पर्सन्स के लिए जो ITR 1 होता है उसको फाइल करने का तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होती है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।